म्यूट करें भाई, आमिर भट्टी। अच्छा, ये एसडीओ का सिलेबस है, इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। कुछ स्टूडेंट्स स्टिल कंफ्यूज हैं, इतने ज़हीन फतीन हैं कि उन्हें भी नहीं पता लगा। कुछ कहते हैं कि सर, क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का, सर क्या जनरल नॉलेज का और लॉ का पेपर मिक्स होगा? ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं है। जनरल नॉलेज का अब अलग पेपर होगा। ठीक है, पीपीएससी पे तो अब गजलें इतनी बन गई हैं कि आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, वो मेरे ख्याल लॉ के पर भी अशार बनने लगे हैं, इंग्लिश ऐसे पे भी अशार बनने लगे हैं। तो अब आपको नंबर वन तो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि आपको सक्सेसफुल हो। मैं तो बल्कि पिछले 2 साल से अपने स्टूडेंट्स को ये गाइड कर रहा हूँ कि अब जनरल नॉलेज पे जितनी मेहनत करते हो आपको उतनी इंग्लिश पे भी करनी पड़ेगी। ये अभी ऐसे का तो अभी से कंपलसरी होने लगा ना, ज्यादातर पेपरों के साथ आए। तो 2 साल पहले से मैं अपने स्टूडेंट्स को इस बात की तरफ लेकर आ रहा हूँ कि भाई इंग्लिश ऐसे पर काम करो। क्यों? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स, मोस्टली पाकिस्तानी इंग्लिश से घबराते हैं। ठीक है, ये हमारी ओरिजिन्स में ही ऐसा है, वो हेट करते हैं असल में नॉन मुस्लिम्स को, या जिस जिस वजह से भी। अब आप देखें, हम इंडियंस के साथ रहते थे, जब हिंदुओं के साथ रहते थे, सॉरी इंडियंस तो हम तब भी, इंडिया खुद भी इंडियन थे। तो आप हिंदुओं की इंग्लिश देखो, आज भी वो बहुत ज्यादा है, हमारे से अच्छी इंग्लिश है। लेकिन हमारी इंग्लिश अभी तक ठीक नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि हमारे बाप दादाओं को इंग्लिश से नफरत थी, अंग्रेजों से नफरत थी, इंग्लिश से नफरत थी। तो वो भी आज भी हमारे अंदर वो नफरत तो नहीं है एटलीस्ट, लेकिन हम उस पर ग्रिप नहीं कर पा रहे। खैर, ये एक अलग बात है। तो जनरल नॉलेज का एक पेपर होगा, एक पेपर जनरल नॉलेज का होगा। ठीक है, उसका ये सिलेबस है: पाकिस्तान अफेयर्स, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज, आईटी, यूज ऑफ एआई, करंट अफेयर्स और इंग्लिश। ठीक है, सेकंड पेपर इंग्लिश एसे का है। इंग्लिश एसे का पेपर बाद में होगा, पहले जनरल नॉलेज का 100 मार्क्स का पेपर प्लस ये जो पेपर थर्ड है ये होगा। और शुक्र करें इसमें उर्दू भी निकल गई है, ये भी अच्छी बात है। अदरवाइज जाहिर है एक सब्जेक्ट तो है ना, मेहनत तो उस पर सच करनी पड़ती है, उर्दू नहीं है। लॉ का पेपर है, लॉ के पेपर के 3 पोर्शंस हैं। एक लीगल अंडरस्टैंडिंग, लीगल अंडरस्टैंडिंग, जनरल लीगल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करना, जस्ट जनरल अंडरस्टैंडिंग करनी है। ठीक है, जनरल लीगल अंडरस्टैंडिंग। फिर लीगल मैगजिम्स, स्टैट्यूट इंटरप्रिटेशन, फिर बेसिक प्रोसीजर्स हैं, फेयरनेस, राइट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, क्रिमिनल एंड प्रोसीजरल लॉज, ये पूरा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं करना, इसके कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स करने हैं: अरेस्ट, सर्च, ट्रायल, अपील्स वगैरह। पाकिस्तान पीनल कोड से रिलेटेड है, 1860 से रिलेटेड भी चंद एक टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये जो दो पहले दो है ना, ये इसका तकरीबन कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अलावा ये आपको शायद, जो आपने वो जो देखा था बैनर, उसमें तनवीर साहब थे, वो करवाएंगे। ठीक है, वो एक्चुअली मेरे भी उस्ताद हैं लॉ के। जब मैंने कभी लॉ के पेपर दिए थे, लॉ के मतलब उस तरह से नहीं, लेकिन जब हाई कोर्ट के कुछ पेपर्स थे वो मैंने तैयार वगैरह किए थे, और कुछ रेवेन्यू के लॉज वगैरह मैंने तैयार किए थे। तो वो उससे उनकी मैंने हेल्प ली थी, वो लॉयर है। ये वो आपको करवाएंगे लीगल बेसिक, जो जनरल अंडरस्टैंडिंग वगैरह सब कुछ। बाकी लॉ रेलेवेंट टू पैरा, ये हम अब से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम स्टार्ट करेंगे जो सबसे बड़ा लॉ है 67 का, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, इससे हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे 3 से 4 लेक्चर्स में। अच्छा, एक और बात, आप एक तरह से गुड न्यूज ही समझ लें, हमने जो भी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, हमने आपको एक स्केड्यूल बना के दिया हुआ है। ठीक है, वो तक 1 मंथ का 25, उसमें संडे निकाल दें तो 25 लेक्चर्स बनते हैं। तो अब चूंकि मुल्क की हालात भी ठीक नहीं है, और ये पेपर सुन तो रहे हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में आएगा, लेकिन
उम्मीद ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि पीपीएससी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए तो वो फिर 15 एक दिन आगे निकाल ही देगा। तो हम उस तरह से जल्दी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए नई चीजें हैं। अगर थोड़ा थोड़ा सा करेंगे तो अच्छी बात है, इतना ज्यादा स्लो भी नहीं होंगे हम। ठीक है, आप अभी देखना हम कितना पढ़ लेंगे साथ साथ ही, वही 1/4 पढ़ लेंगे हम आज। इतना ज्यादा स्लो भी नहीं होंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे। अब अगर 25 लेक्चर्स हमने आपको कहे थे, हम 32 कर दें, 33 कर दें, थोड़ा सा हम बढ़ा दें, ताकि सिलेबस अगर थोड़ा सा कम करेंगे, आप उसको अच्छी तरह से तैयार कर लोगे। अच्छी तरह से तैयार कर लोगे तो अच्छी बात है। हाँ, ये हो सकता है उसमें आपको ज्यादा टाइम ना मिले, लेकिन जैसे डेट अनाउंस हो जाती है, तो हम आपकी टेस्टिंग तो एक तो डेली बेस पे टेस्टिंग चलेगी ही चलेगी। लेकिन जैसे ही डेट अनाउंस हो गई, हमारा सिलेबस मैक्सिमम हो गया, तो हम पीछे से भी टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे, और जो हमारा सिलेबस चल रहा होगा तो चल ही रहा होगा। क्लियर होगी बात? सर ये कब तक पता चल जाएगा इसका? देखो, इसका कुछ नहीं कह सकते, आप इस पे अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो। छोड़ दो इस बात को, एक्चुअली छोड़ दो। क्योंकि ना गहानी आफत है, कभी भी आ सकती है। ऐसा है ना? सही कहा मैंने? यस सर। ठीक। अच्छा, ये मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है? यस सर, आ रहा है। चलो ठीक है। यस सर। अच्छा, अब देखिए, ये है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। ठीक है, इसके डिफरेंट चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है, चैप्टर 2 डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, सेक्शंस 5 6। रीशा है इधर? रीशा, जी सर। अरीशा जी, सेक्शन और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है? सेक्शन और क्लॉज में क्या सर, डिफरेंस? सर ये जो इसके हैं 1 2 3, इसको हम सेक्शंस कहते हैं। हाँ हम्म। जी, वही बताने लगी है कि जैसे ये एक्ट है, इसमें जो हम ये नंबरिंग आ रही है ना, 1 2 4, 4 में डेफिनेशन है, इनको हम सेक्शंस कहते हैं। जो इनके हम्म। अंदर होते हैं ना सब पॉइंट्स, इनके अंदर भी पॉइंट्स बने होते हैं 1 2 3, वो सब उनको हम सेक्शन सब कहते हैं। सेक्शंस कहते हैं। हम्म। वो सब सेक्शन कहते हैं। और उनके अंदर अगर फर्दर पॉइंट्स हो, वो रोमन में होते हैं, रोमन 1 रोमन 2, उनको हम क्लॉजेस कहते हैं। और हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे है, उसमें हम आर्टिकल्स कहते हैं, उसको हम सेक्शंस में कहते हैं। उनकी जो फर्दर क्लॉज होती हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनको भी हम क्लॉज कहते हैं। उसको सब क्लॉजेस कह देंगे। जी। ठीक है। हाँ, मुझे आइडिया था, लेकिन मैं कंफर्म करना चाह रहा था आपसे। ठीक है। अच्छा, अब देखिए भाई, ये जो चैप्टर है, चैप्टर्स को भी रट्टा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लें किस तरह से रट्टे लगाने हैं, वो भी मैंने आपको। अच्छा, आप में से यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मेरी आई थिंक कल परसों जो क्लास हुई थी, नंबरिंग को कैसे याद करना है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने वो क्लास ना ली हो? हाउ टू रिमेम्बर नंबर्स? मैंने नहीं ली सर। अच्छा, और? मैंने भी नहीं ली। चलो, बहुत अच्छी बात है तो। चलो, कोई बात नहीं। वो जो स्टूडेंट्स हैं सर जो, मैंने भी नहीं ली। अच्छा चलें, जो स्टूडेंट्स हैं फिर वो अगर कहेंगे तो रिकॉर्डिंग जो है वो ले लेना। अच्छा, ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, इनके नेम्स भी, चैप्टर 4 आई थिंक था ये अभी,
तहसीलदार का पेपर हुआ, तो उसने पूछा था सिक्स का, ये सिक्स का चैप्टर है, रिकॉर्ड्स। उसने पूछा था कि रिकॉर्ड से रिलेटेड, आई थिंक सो यही था, रिकॉर्ड से रिलेटेड कौन सा चैप्टर है। ऑप्शन से चैप्टर 1 2 3 4। देखो पीपीएससी के थ्रू हुआ ना वो भी, ये भी पीपीएससी के थ्रू होगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हैं जनाब इसके टोटल सेक्शंस। मिसलिनियस 184। अब 100 सेक्शंस तो मैं आपको फिंगर टिप्स पे याद करवा सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी 100 तक आते हैं। सारे नहीं कर सकते, हम आगे बताऊंगा आपको किस तरह से याद करवा सकते हैं, क्या क्या है तरीकाकार। तो सारे नहीं करवा सकते, एटलीस्ट देखें, याद रखें मेरी बात, ध्यान से ध्यान में रखें। बहुत से स्टूडेंट्स बहुत सी जगहों पर पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सबको, जितने भी देखें, जो स्टूडेंट निकम्मे हैं उनके साथ तो हमारा कंपैरिजन है नहीं। जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो 10% क्रीम है, कंपटीशन उन्हीं के दरमियान होता है। जनरल अंडरस्टैंडिंग सबकी, सबको है जनरल अंडरस्टैंडिंग। आप ये देखना है कि डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बात तो यही है ना कि अगर 100 मार्क्स के हैं पेपर, 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का पेपर है, 70 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको भी आते हैं, पूरे पंजाब को आते हैं, तो फर्क तो ना रहा ना फिर। फर्क कहाँ होगा कि वो 3 4 5 क्वेश्चंस, वो जो 75 पे मेरिट रुकता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो 5 क्वेश्चंस बाकियों को आते थे आपको नहीं आते थे, आप 72 पे जाके रुक गए, 71 पे जाके रुक गए। ये जो मोहम्मद अली बॉक्सर था, मोहम्मद अली बॉक्सर, आपको एक बात जहन में आ गई, याद कर, बताता हूँ, म्यूट कर ले भाई। तो मोहम्मद अली बॉक्सर बहुत बेशुमार फाइट सी था, वो बड़ा, उसको हराना बड़ा मुश्किल था। उससे किसी ने पूछा, यार आप आखिर किस तरह से इतनी ज्यादा स्ट्रगल करते हो, इतने ज्यादा मतलब प्रैक्टिस करते हो, कैस वो कौन सी मोटिवेशन है, आखिर है क्या वो मोटिवेशन। कहता जब भी मैं प्रैक्टिस से थक जाता हूँ, तो मैं सोचता थोड़ा रिलैक्स कर लूं, रिलैक्स करके मेरे जहन में एक बात आती है कि मेरा कंपिटिटर, ठीक है, ये बात आपने आपने अपने कम्पिटिटिव एग्जाम का रजिस्टर बना रहे हो उस पर लिखनी है। मोहम्मद अली कहता था मैं सोचता हूं कि मेरा कंपिटिटर इस वक्त क्या कर रहा होगा, तो मेरे जहन में जवाब आता है कि वो प्रैक्टिस कर रहा होगा। चुनाचा मैं उठता हूं और उठकर फिर से प्रैक्टिस करता हूं, मैं बार बार प्रैक्टिस करता हूं। तो आप भी बार बार प्रैक्टिस करें। ये लॉ इतना आसान नहीं है इसको करना, इसकी बाज़ वक़्त वर्डिंग बड़ी मुश्किल होती है, पैराग्राफ बड़ा मुश्किल होता है। हम इसमें से जनरल अंडरस्टैंडिंग भी देखेंगे, नंबर वन देखो आपकी प्रेफरेंसेस, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। नंबर 1 हम देखेंगे कि भाई इसके अंदर इसके चैप्टर कौन से हैं, सेक्शंस कौन से, याद जितने रट्टे लगा सकते हैं उतने रट्टे लगाएंगे। फिर ये देखें, ये सारा मैंने इसको ब्रीफ बना के कलर्स कर दिया, अभी आपको ये पढ़ाऊंगा अभी थोड़ा सा, कि इसमें कौन कौन सी चीजें ये हाईलाइट की हुई हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये नहीं बन सकते मैं बताऊंगा। 7 दिसंबर, ये 7 दिसंबर 1967 लिखा हुआ है, तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं उनको हाईलाइट कर दिया मैंने, लिखवा भी दूंगा साथ साथ कौन से इंपॉर्टेंट है। ये वो तरीका है कि आप एटलीस्ट पहले उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लो, नंबर 1 के ये सेक्शन है, इसकी ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है, इसमें ये बात की गई है। नंबर 2, आप ये देखोगे कि भाई ये सेक्शंस किस तरह से तैयार करने हैं, सेक्शन के नाम याद हो, ये मैं आपको एक छोटी सी, ये थोड़ा सा तरीका दिखाता हूँ। जिन लोगों ने क्लास नहीं ली, इधर आ जाओ। ये वो केविन हॉर्सले हैं, इसकी मैंने मेथोडोलॉजी बताई थी, ये आपको लेटर से वर्ड बनाने का तरीका बताया था उस क्लास में, ठीक है, 0 को 1 वगैरह वगैरह। और जब आप फिक्स कर लेते हो ये टी, देखो देखो सेक्शन कोई भी है उसकी पिक्चर नहीं है, 1 2 3 है उसकी कोई पिक्चर नहीं है। ये वो तरीका है जिससे मैंने 100 सेक्शंस ऐसे याद कर लिए कि मैं जुबानी लिख लेता हूँ, मैं जुबानी लिख लेता हूँ, कभी से दरमियान से पूछे भूल भी जाते हैं, ये बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे दिमाग चल रहा होता है, लेकिन एटलीस्ट आपका डिफरेंस क्रिएट कर देगी ये चीज बाकी स्टूडेंट से। ये अब लड़का याद रह जाएगा, माई याद रह जाएगी, ये है हथौड़ा याद रह जाएगा, ये शक्ल याद रह जाएगी, गाय याद रह जाएगी। ये क्या है, ये वो तरीका है जिससे आप
अपने सेक्शंस को इन पिक्चर्स के साथ जोड़ रहे हो। ये एक पूरी मेथोडोलॉजी है। इसको ऑप्ट करने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं। लेकिन ये इतनी, इसको इतना इजी ना, मतलब इतना हल्का ना लेना, इसको इतना लाइटली ना लेना, इसको इतना इन मतलब वैल्यूलेस ना करना कि यार ये तो ऐसे ही बस है ना। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है, यही तो करेगा ना डिफरेंस क्रिएट। एक मिनट में आपकी चैट देख लूं, कहीं आप मेरी बुराइयां तो नहीं कर रहे। एप्लीकेंट बहुत ज्यादा हैं। अरीज किस पेपर की डिस्कशन हो रही है? लॉ की डिस्कशन हो रही है, एसडीओ के लॉ की। अच्छा, ये पुरानी चैट। जीके का भी होगा, पहले जीके का होगा फिर लॉ का होगा। जूनियर क्लर्क वालों के लिए लॉ नहीं है मिर्जा, जूनियर क्लर्क वालों का लेक्चर पीछे हो गया है। रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। चलिए, हाँ भाई, यहाँ तक बात समझ आई है? कुछ आपको कुछ नॉवेल लगा है, नया लगा है बात? यस सर, सारा बिल्कुल कुछ लगा नया है। है सर जी। और असद मजा आ माफी। रहा है सर। मजा आ रहा है? मजा आना चाहिए, एक्चुअली मजा आना चाहिए। अगर मजा नहीं आता लर्निंग में, लर्निंग में अगर मजा नहीं है तो फिर मंजिल मुश्किल है। फिर मंजिल मुश्किल है। मंजिल पे जाके कोई इंजॉयमेंट नहीं है। इंजॉयमेंट जर्नी की होती है, याद रखना। वह जब एक्साइटेड होते हो, जब कोई चीज मिल जाती है, सब खत्म। फिर वो कुछ नहीं, एक्साइटेड जब आपका जब मिलेगा तो कितना मजा आएगा। जब मिलते हैं ना नॉर्मल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी बड़ी चाहत थी मैं अल्लामा इकबाल के दरबार पे जाऊं। बड़ी चाहत थी, मैं बड़ा एक्साइटेड था, मतलब दिल से प्यार करता हूं उनको। जब मैं गया उस वक्त कोविड था, आई थिंक सो। वो हमें किसी ने जाने ही नहीं दिया। पार्क में तो चले गए लेकिन दरबार में जाने नहीं दिया, मजार पे नहीं जाने दिया, सॉरी। तो पता नहीं, मैंने फील किया कि अब वो मतलब दुख ही नहीं है कोई, अगर नहीं जाने दिया तो नहीं दिया, ऐसे इस तरह से ऐसा फील हुआ। तो आप किसी भी जगह पे पहुंच जाओगे ना, आप 17 स्केल के ऑफिसर भी लग जाओ, आपको लगेगा क्या? आपके जो अनपढ़ फैमिली वाले होंगे उन्हें लगता है ये बच्चे ने मास्टर्स किया हुआ या एमफिल किया हुआ, उनको लगता कितना ज्यादा। और आप खुद को देखो तो ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं। ठीक है, मंजिल पे पहुंच के कुछ नहीं है। खैर जी, हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ना पढ़ लेते हैं। ऐसे गप्पे शप्पे तो हमें लगती रहेंगी। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट। अब इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लें। मैं इसका शायद उर्दू वर्जन भी कहीं पढ़ा होगा, उर्दू पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मैंने इसको सिंपल कर दिया है। रिमूव कर दिए जी एक्स्ट्रा क्लॉजेज, सेक्शंस रिमूव कर दिए हैं। सेक्शंस तो रिमूव नहीं किए, सब सेक्शंस वगैरह रिमूव कर दिए, शॉर्ट कर दिया है इसको। बड़ा मुश्किल मुझे पढ़ने में हुआ था कभी। आपने क्या करना है देखें, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप ओरिजिनल ना पढ़ें, लेकिन इनिशियली आप इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लें। उसके बाद ये वाला भी पढ़ लें, ये भी आपको दे दूंगा मैं। ठीक है, पहले आप वो कर लें जो मैंने आपको ये ब्रीफ बना के देना है। उसके बाद आप वो पढ़ लेना जो ओरिजिनल है। ठीक है, दोनों चीजें पढ़ लेना साथ साथ, कोई बात नहीं। तो बात यह है कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये लैंड रेवेन्यू यानी कि जमीनें जो हैं उनसे पैसा कैसे ले कमाया जाए, कैसे गवर्नमेंट। भाई आप यहाँ पे काश्त कर रहे हो फॉर एग्जांपल, आप घर में बैठे हो, घर के पैसे भी, बड़े घर हो तो पैसे देने पड़ते हैं। आखिर आपके पास इतना पैसा क्यों है, गवर्नमेंट कहती है। ठीक है, इसी तरह, एक मिनट रुके।
अच्छा जी, गवर्नमेंट कहती है कि आपके पास पैसा है, जमीन है, ठीक है, तो क्यों है? लैंड रेवेन्यू, हमें पैसे दो, रेवेन्यू है, कलेक्शन है, टैक्स है, उस जमीन पे टैक्स लगता है। स्पेशली स्पेशली ये जो है जमीनों के बारे में। एक बंदा जो ऑलरेडी जमीन पे बैठा है, उसकी जमीन ली हुई है, उसने ठेके पे ली हुई है, एक बंदा जमीन का मालिक है या उसने आगे ट्रांसफर की हुई है, ये सब चीजें जो है ना वो हम डिस्कस करते हैं केस में। ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर वन, पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं तीन एक चैप्टर्स के नेम, देन हम उसकी डिटेल देखेंगे। चैप्टर वन, प्रीलिमिनरी। कैसे याद करना है वो बात की बात है। वो पहले आप मेरे लेक्चर देखना कि हाउ टू रिमेम्बर नंबर्स, वो देखना लेक्चर पहले, उसको नोट डाउन करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, देन हम वो पिक्चर्स के साथ सेक्शंस किस तरह से कनेक्ट करते हैं वो तरीका देखेंगे। तो चैप्टर वन प्रीलिमिनरी मतलब स्टार्टर, इनिशिएट ले रहे हैं। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, इस एक्ट का नाम क्या है वो ऊपर लिखा हुआ है, कहां तक एक्सटेंड मतलब कहां पर अप्लाई होता है, कमेंसमेंट मतलब कब से स्टार्ट हो जाएगा, 67 के बाद से स्टार्ट। पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम प्रोविजंस अनसुटेड देयर टू। ठीक है, जनरल थोड़ा सा देख लेते हैं। पावर टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब है खत्म, निकाल देना, एक्सेप्ट मतलब निकाल देना, एनी एरिया, कोई किसी एरिया को सेपरेट कर देना, निकाल देना, फ्रॉम प्रोविजंस, इसकी प्रोविजन से, इनको प्रोविजन कहते हैं जनरली, ये जो हम अभी सेक्शन सब सेक्शन क्लॉजेस पढ़ रहे हैं इनको प्रोविजन कहते हैं। जो अनसूटेड हो, जो इससे फिट ना आती हो, उसको हम निकाल देंगे। ये अख्तियार है, किसका अख्तियार है? आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक्सक्लूजन ऑफ सर्टन लैंड। अब देखें, प्रोविजन कोई सूट नहीं कर रही, निकाल दो। किसी लैंड को, लैंड पर ये ऑपरेट नहीं करना इस एक्ट को, उस लैंड को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी किस किस किस्म की लैंड को एक्सक्लूड करेंगे, कौन करेगा, ये देखेंगे। डेफिनेशंस, आज ये ज्यादातर जो है वो डेफिनेशंस ही हैं। काफी सारी डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन कितने नंबर पर हैं ये भी देखना है। चैप्टर टू, डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट, वो चीज सिंपल है, इसको छोड़ भी दें, चैप्टर को कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज आपको पता ही है, प्रोविंस डिवाइड होता है डिवीजन्स में और डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट डिवाइड होता है सब डिवीजन्स में जिसको तहसील कहते हैं। चैप्टर थ्री है अपॉइंटमेंट्स एंड पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। अपॉइंटमेंट्स ऑफ, अब ये एक चैप्टर है, इस चैप्टर के आगे फिर पार्ट बनाए हुए हैं। अपॉइंटमेंट, क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, इसमें डिफरेंट क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर बताई हुई है कि कौन कौन सी क्लासेस है रेवेन्यू ऑफिसर की, ये भी देखेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन आया, मतलब लिख लें, वो शायद तब याद ना रहे कि कितनी क्लास बताई हुई है रेवेन्यू ऑफिसर की। ये क्वेश्चन आया था पास पेपर में कि रेवेन्यू ऑफिसर्स की कितनी क्लासेस बताई हुई हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट में। फिर अपॉइंटमेंट्स ऑफ कमिश्नर्स एंड कलेक्टर, कौन करता है अपॉइंटमेंट्स? एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल कलेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कौन करता है? असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कलेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कौन करता है? तहसीलदार, इसमें अपॉइंटमेंट नहीं है, इसके अंदर डेफिनेशन बताई हुई है तहसीलदार की। नंबर टू पे, सर्टन अपॉइंटमेंट्स टू बी नोटिफाइड। अगर कहीं पर अपॉइंटमेंट करोगे तो नोटिफिकेशन तो आएगा ना, उसको लेटर तो जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है भाई, यही बात की गई है। जो भी अपॉइंटमेंट हो नोटिफिकेशन आना चाहिए, ऐसे नहीं कॉल कर दी आज आपने जनाब मुल्तान की तहसील में काम करना है, नहीं भाई, लेटर आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, सुपरिंटेंडेंट कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर का सुपरिंटेंडेंट, ये जिसमें जनरल बात है कि भाई जो भी आपका सबॉर्डिनेट है, जो भी आपका अफसर है, उसकी बात माननी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। कौन किसका सबॉर्डिनेट है, ये असल में बात की गई इसमें। पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस एंड विदड्रॉ एंड ट्रांसफर केसेस, किसके पास कितने अख्तियारात हैं विदड्रॉ के, ये वो। कम्बिनेशन ऑफ ऑफिसेज, एक बंदे को मिसाल के तौर पे, एक जिस तरह अगर हम बात करें खाने वाला है, उसकी चार तहसीलें, खाने वाला तहसील है, कबीर वाला है। अब एक एसडीओ एक लगा देते हैं तहसील कबीर वाला में, खानेवाल का एसडीओ नहीं है, तहसील खानेवाल का। तो वो एक ही बंदा है, वो खानेवाल की तहसील खानेवाल को भी संभालेगा, कबीर वाला को भी संभालेगा। इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफिसेस। कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, रेवेन्यू ऑफिसर को कौन सी कन्फर्मेंट कहते हैं? पाव, अख्तियार देना, अख्तियार देना उसको कन्फर्मेंट कहते हैं। फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, कौन सा रेवेन्यू ऑफिसर का कितना क्या फंक्शन है, ये कौन डिसाइड करता है? हर किसी का फंक्शन बताया हुआ नहीं है, वो बताया हुआ है कि रेवेन्यू ऑफिसर का वही फंक्शन है जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दे दे, ये वो। रिटेंशन ऑफ पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर ऑन ट्रांसफर, आप एसडीओ हो, आप मुल्तान में भी एसडीओ होंगे, आप लाहौर में भी एसडीईओ ही होंगे। एसडीओ को
मैं एसडीओ कहूंगा बस, ईओ नहीं कहूंगा। ठीक है, चैप्टर 4, बस इसको नहीं करते फिलहाल, ज्यादा हो जाएगा। हाँ भाई, घूम तो नहीं गए? नो सर, घूम नहीं गए सर। आपने स्टार्ट में एक बात किया, ये जो जमीनों पे टैक्स गवर्नमेंट कहती है इतनी ज्यादा जमीनें क्यों है, तो ये गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? भाई वो अच्छा, वो तो मैंने ऐसे मजाकन कहा था कि इतनी जमीनें क्यों हैं। देखो, गवर्नमेंट तो टैक्स से ही चल रही है ना। आप टैक्स दोगे तभी तो गवर्नमेंट चलेगी। सर, हम सर्वे के लिए जब जाते हैं तो लोग कहते हैं हमने नहीं करवाना है, गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी हमारी जमीनों पे। देखिए, गवर्नमेंट तो टैक्स से ही चलती है ना, गवर्नमेंट के पास और क्या है। ठीक है, हाँ ये ठीक है कि वो मतलब कोई ना कोई और काम भी कर सकती है आमदन के लिए, लेकिन ज्यादा जो सोर्सेज गवर्नमेंट का है वो तो टैक्स ही है, आमदन पे टैक्स, प्रॉपर्टी पे टैक्स। असल तो यही है बस। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स, टैक्सेस पे ही चलती है गवर्नमेंट। ठीक है, आप छोटी से छोटी आप सुई भी खरीदोगे ना, नीडल, 1 रुपए की, 2 रुपए की, फॉर एग्जाम्पल, वो भी टैक्स, उसका भी टैक्स लगा हुआ है पीछे से। तो गवर्नमेंट टैक्सेस पे चलती है। सर, लोगों को टैक्स फोबिया है यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा भी देखिए, मेरी बात सुनिए, लैंड रेवेन्यू, कोई भी रेवेन्यू है, ये सब आप खुद पढ़ सकते हो, आपने खुद पढ़ना भी है, रीड भी करना है, समझना भी है। बीइंग अ मेंटोर, आपको डायरेक्शन देने, आपके लिए चीजों को आसान करना, ठीक है, और आपको तरीकाकार बताना, ये हमारा काम है। तो जिस तरह से मैंने बता दिया, अब मैंने इसको मुख्तसर कर दिया, आप इसका जो बड़ा वर्जन है वो खुद आपने पढ़ना है, उसको प्रिंट आउट लें, इसको भी देखें, उसको हाईलाइट करें, इसको भी बार बार चीजों को देखें, कंपेयर करें दोनों चीजों को। अब ये शुरू में एक छोटा सा पैराग्राफ है, मैं सारी चीजें रीड नहीं करूंगा, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग देता रहूंगा। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट का मकसद क्या है? कि भाई रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स आगे चैप्टर है पूरा, उधर पढ़ेंगे, उसको बनाना, यानी कि किस बंदे के पास कौन सी जमीन है, किस बंदे के पास कौन सी जमीन है, किसके कितने मालिक हैं, ठीक है, किस जगह है, खेवट नंबर क्या है, वगैरह वगैरह, ये चीजें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है। ठीक है, उर्दू में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं किसी पटवारी के साथ रहा नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश में पता है, इंग्लिश में मुझे अंडरस्टैंडिंग है। बहुत सारे लोग जो फील्ड वर्क वगैरह करते हुए उनको, उनकी फील्ड में उर्दू ही चलती है सर, ज्यादातर, पुराने पुराने पटवारी मैं होते हैं, बताती उर्दू हूँ में। ना, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को मसले अक्लियत कहते हैं। एक होता है जो पीरियडिकल रिकॉर्ड है, उसको हम मसले, उर्दू में सॉरी ना मेरे पढ़ें स्लिप हो अरीशा, गया ना। उर्दू में नहीं, नहीं नहीं, उर्दू में ना पढ़ें। वो उर्दू के वर्ड इतने खौफनाक है। वाकई इसमें काफी उर्दू के टफ वर्ड वर्ड है इतने उर्दू में। खौफनाक है, आप यकीन करें, आप उर्दू पढ़े ही ना, आपका पेपर इंग्लिश में आना है, आपका पेपर इंग्लिश में आना है, आपने इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग करनी है, उर्दू के चक्कर में ना पढ़े, इंग्लिश में आ जाएगी समझ। अब मेरे मेरा एक दोस्त है, बल्कि एक से ज्यादा दोस्त हैं पटवारी, उन्हें मेरी समझ नहीं आती, मुझे उनकी समझ नहीं आती। मैं उनसे अगर कुछ पूछ लूं कि यार ये रिकॉर्ड ऑफ राइट क्या होता है, वो उर्दू में बताना शुरू कर देते हैं। अब वो जो मिसले हकीकी है और पता नहीं कौन कौन सी मिसले हैं, वो मुझे नहीं समझ आती। हाँ, बस मुझे इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग क्या हो गई है कि भाई ये चीज है, मिसले में आदि, देखो ये क्या है, मुझे नहीं समझ आता, आप ना पढ़ें, अल्लाह का वास्ता है, आप और इंग्लिश में पढ़ें बस, क्योंकि पेपर इंग्लिश में सर, आना है। लेकिन फिर ऐसे पेपर तो इंग्लिश में आता है, पेपर लोग इंग्लिश में अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन सर जैसे ट्रेनिंग होती है ना, जैसे अब सीटीडी वालों की ट्रेनिंग हो रही है, आज जब तो वो ट्रेनिंग आएगी जितना फिर भी देखेंगे। अपन है सब उर्दू में पढ़ रहे हैं सर, और वो उर्दू में ट्रेनिंग पढ़ रहे है, हैं। ट्रेनिंग आएगी तो देखेंगे, अब पेपर दो भी, ट्रेनिंग आएगी तो देखेंगे। अच्छा भाई, इतना आगे ना पहुंचा करो, ट्रेनिंग का भी इंटरव्यू भी होना है, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो बात यह है कि उस रिकॉर्ड ऑफ राइट को बनाना, लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन, असेसमेंट, रेवेन्यू ऑफिसर्स के फंक्शंस, उनके अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, ये इस लॉ का, एक्ट का मकसद है। ठीक है, इस एक्ट का मकसद ये है। अब हम देखते हैं चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। सबसे पहला सेक्शन है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, जो ऊपर नाम दिया गया है वही नाम है इसका, आपको रट जाएगा बार बार पढ़ोगे। ठीक है, एक्सटेंट क्या है? एक्सटेंट का मतलब इसका फैलाव कहाँ पर है, कितना ज्यादा फैलाव है। इसमें जो चीज है वो देखने की, वो ये है कि भाई ट्राइबल एरियाज में ये अप्लाई नहीं होगा, बस इस चीज को नोट कर लें।
कि ट्राइबल एरियाज में, मतलब पूरे पंजाब में है ये, होल ऑफ द पंजाब, लेकिन ट्राइबल में नहीं है। अब देखो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, एक्सेप्ट द ट्राइबल एरियाज, मे बी एमसीक्यूज के तौर पे पूछ ले, क्योंकि ये थोड़ी सी नॉमिनेटेड बात है। चुनाचा मैंने बाकी सब चीज रिमूव कर दी, ये रहने दिया। कमेंसमेंट कब हुई थी? ऊपर लिखा हुआ था 7 दिसंबर 1967 को। पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम प्रोविजंस अनसूटेड देयर टू, कोई अगर प्रोविजन सही नहीं लगती, अनसूटेड लगती है, तो उसको इन द ओपिनियन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, सॉरी मेरा कर्सर जो है ना पता नहीं क्यों गायब हो गया, लैपटॉप हैंग हो रहा है क्या, तो इस थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इन द ओपिनियन ऑफ गवर्नमेंट अ प्रोविजन इज अनसूटेड देयर, तो गवर्नमेंट में एक्सेप्ट, इस पे गवर्नमेंट पे आपने हाईलाइट करना है कि गवर्नमेंट के पास अख्तियार आते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास अख्तियार नहीं है। गवर्नमेंट में एक्सेप्ट दैट एरिया, ये चीज नॉमिनेटेड है, ये चीज जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। सेक्शन याद करें और ये पॉइंट याद करें। फिर एक्सक्लूजन ऑफ सर्टन लैंड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट, कुछ जमीनें ऐसी हैं, और वो कौन सी जमीनें हैं ये बताएगा, जिस पर ये एक्ट ऑपरेट नहीं होता। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू assessment and collection of the land revenue shall not applicable to an area notified the board of revenue, यहाँ पर board of revenue लिखा हुआ है। board of revenue कहता है जनाब फलां जमीन है वो रेलवे के अंडर है, इस एक्ट को उसमें शामिल ना करो, उस पर टैक्स ना लगाओ। समझ आई बात की? तो जिसका नोटिफिकेशन आ जाए वो एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन लैंड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट। अब आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन सबसे पहले एग्रीकल्चर ईयर, एग्रीकल्चर ईयर 1 जुलाई ऑफ 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई, 1 जुलाई जो है वो एग्रीकल्चर ईयर का है। ये पता नहीं क्या, क्लियर है बात? 1 डे ऑफ जुलाई, ये याद रखना आपने। क्यों ये वैसे याद रहेगा? क्योंकि रिकॉर्डिंग हमारा मिल जाएगी? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, मिल जाएगी। तो जुलाई का जो 1 डे है वहां से स्टार्ट होगा एग्रीकल्चर ईयर, लेकिन जब आप टेनेंसी पढ़ोगे वहां पर एग्रीकल्चर ईयर और है, ये याद रखना। यहाँ जुलाई वाला आपको याद रहेगा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जुलाई से स्टार्ट होता है। तो एग्रीकल्चर ईयर की तो पता लग गया आपको। फिर अराजी रिकॉर्ड सेंटर वगैरह छोड़ दो, थर्ड पे आ जाओ। 2 पे एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू का मतलब है किसी ने को टैक्स वगैरह पे नहीं किया, रेवेन्यू पे नहीं किया, वो। असेसमेंट सर्कल, असेसमेंट सर्कल से पहले आप एस्टेट समझे, ठीक है, एस्टेट को देखते हैं। ये 9 पे आ जाए। एस्टेट, एस्टेट क्या है? एक स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड है, एक स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड है जिसका अपना रिकॉर्ड ऑफ राइट हो, जिसका जो सेपरेटली असेस हो। असेस का मतलब है जांच करना, उसका एरिया देखना, उसका ऑनर देखना, ठीक है, वहां पर काश्त क्या हो रही है ये देखना, इसको कहते हैं असेसमेंट। इसकी जरखेज कितनी है ये जमीन? कोई जमीन ऐसी होती है ज्यादा जरखेज नहीं होती, उस पर लैंड रेवेन्यू कम है। कुछ ज्यादा जरखेज होती है, किसी के साथ दरिया लगता है, किसी के साथ नहर लगती है, कोई वाटर, कोई ट्यूबवेल से ठीक है सैराब होती है, कोई कुओं से सैराब होती है, कोई बारिश आने पर सैराब होती है। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो हम असेसमेंट में ये सब चीजें देखते हैं और रजिस्टर पर लिखते हैं कि ये जमीन इस तरह से इस तरह की है। तो जब ये असेसमेंट हो जाती है तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहता है ये एक एस्टेट है, स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड को कहता है ये एक एस्टेट है। वो बड़ी भी हो जाती है, बात को छोटी भी होती है। अब अगर एक गांव है उसमें मल्टीपल एस्टेट हैं, ध्यान से समझना बात को। अब वो 2 3 4 गांव हैं, 5 गांव हैं, उन सब के साथ दरिया लग रहा है, उन सब की एक ही तरह की जमीन है, जरखेजी में भी एक जैसी है, सब नहरी पानी से सैराब होते हैं, सब पे अच्छी फसलें होती हैं। तो फिर हम क्या कह देते हैं उसको, भाई ये असेसमेंट सर्कल है। क्यों? क्योंकि वो होमोजीनस हैं, एक तरह के रेट लगा देते हैं उस पर, एक ही तरह का टैक्स लगाना है उस पर। क्लियर होगी बात? हो गई। बाउंड्री मार्क, बाउंड्री मार्क मतलब कोई खास जमीन को अगर वहां पर कोई मिट्टी का ढेर लगा दिया, ठीक है, कोई जमीन कोई स्ट्रिप लगा दी, उसको बाउंड्री मार्क कहते हैं। ठीक है, इरेक्शन के लिए कोई कब्जा वगैरह करवाना हो या सेपरेट करना हो या फिर मुरब्बा नंबर वगैरह देना हो तो पत्थर रख देते हैं, इस तरह का कुछ कर देते हैं, बाउंड्री मार्क कर देते हैं। डिफाल्टर, ठीक है, अगर कोई पैसे ना दे, गवर्नमेंट के टैक्स वगैरह ना दे, भागा हो, उसको डिफाल्टर कहते हैं। अब ये डेफिनेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जनरल डेफिनेशन है। आपने ये चीजें याद रखनी है। 5 पे बाउंड्री मार्क, 6 पे कमेंसमेंट छोड़ दो, 7 पे डिफाल्टर, 8 पे इनकम्बरेंस पढ़ लेना। इनकम्बरेंस
मतलब मीन्स अ चार्ज अपॉन और क्लेम अगेंस्ट लैंड अराइजिंग आउट ऑफ अ प्राइवेट ग्रांट और कॉन्ट्रैक्ट। इनकम्बरेंस का मतलब तो रुकावट, छोड़ दो इसको। एस्टेट समझ आ गई। होल्डिंग means a share or portion of an estate held by one landowner or jointly two or more land owners। उसको होल्डिंग, होल्डिंग मतलब कोई जमीन का एक स्पेसिफिक टुकड़ा है, उसको होल्डिंग कहते हैं। होल्डिंग का जहां भी वर्ड आए, एस्टेट का पोर्शन है कि भाई ये इस बंदे की जमीन है, आपकी जमीन है जी 2 मुरब्बे, वो होल्डिंग है आपकी, आपका उस पर होल्ड है, ये पार्ट ऑफ एस्टेट हो जाती है, पूरी की पूरी एस्टेट भी एक बंदे की हो जाती है। इरिगेटेड लैंड, अच्छा ये ना क्लास एंड होने वाली है, तो चले हम डेफिनेशन वाला पूरा कर लेंगे, ठीक है, आप दोबारा दोबारा ज्वाइन कर लेना। इरिगेटेड लैंड, जिसको यानी कि जरखेज जमीन, ट्यूबवेल से, कुएं से, ठीक है, इस तरह से सिपरिंग से पानी की जरखेजी हो, आर्टिफिशियल मींस ऑफ इरिगेशन से अगर अगर सैराब की जाती है तो वो इरिगेटेड लैंड है। ये है 10A। इसके साथ कंपेयर करके आपने लिखना है 27A। 27A अनइरिगेटेड लैंड है, ठीक है, अनइरिगेटेड लैंड है, वो भी इधर ही लिख लेना। अनइरिगेटेड लैंड क्या होती है? जो कि कुदरती वसाइल से जरखेज हो, ठीक है, क्या कहते हैं कुदरती, नेचुरल,